Good morning, friends. It is our first class after summer vacation. In this video, I will discuss you chapter 1 French Revolution. मैं आपके साथ आज फ्रांसीसी क्रांति के विषय में बात करूंगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोशल साइंस की 4 बुकों में से हिस्ट्री बुक जिसका नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 का पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स, ओल्ड एडिशंस वाली बुक में आपको टोटल 8 चैप्टर मिलते हैं, लेकिन अगर आप न्यू एडिशन देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं जिन्हें 2 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन है इवेंट से एंड प्रोसेसेस। इसमें पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। सेक्शन बी में लिवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, इसमें 4 चैप्टर आपको मिलेगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फिफ्थ चैप्टर है पास्चुरालिस्ट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड। इन 5 चैप्टर्स में से आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहले सेक्शन के तीनों चैप्टर पढ़ने कंपलसरी हैं। सेक्शन 2 में आपके पास ऑप्शन है, आप 4 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या 5th चैप्टर। मैं आपके साथ इस जो नए एडिशन 2020 और 2021 की जो एडिशन वाली जो बुक है उसकी लिंक भी शेयर करूंगा, आप उसमें से इस बुक को देख सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप नई बुक खरीद रहे हैं तो न्यू एडिशन वाली बुक ही खरीदें, जिसमें से अगर कुछ चैप्टर के अगर कुछ पार्ट हटाए जाते हैं या कुछ नया ऐड किया जाता है तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर जो है फ्रांसीसी क्रांति। लुई 16 फ्रांस में बारबोन डायनेस्टी का रूल था, अर्थात वहाँ मोनार्की थी, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे। एक डायनेस्टी, एक वंश जिसमें राजा, उसके बाद राजा का बेटा ही अगला शासक होता था और उसी के पास सारी शक्ति थी, उसी के पास लेजिस्लेटिव था, उसी के पास एग्जीक्यूटिव था और उसी के पास जुडिशरी थी। लुई 16 के विषय में थोड़ा सा और देखते हैं। लुई 16 अजीब और अनाड़ी किस्म का व्यक्ति था, जिसके पास अच्छा हृदय तो था लेकिन लोगों से इंटरेक्शन करने की, लोगों को अपने से जोड़ने की जो कला, जो आर्ट थी वह उसमें नहीं थी। लुई 16 जैसा कि पॉसिबल है सारे डायनेस्टी वंश सारे निरंकुश से होते, वह भी एक निरंकुश शासक था जो अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी से समझौता नहीं कर सकता था, ना ही उसमें दूरदृष्टि थी। अब विलासितापूर्ण जिंदगी के लिए क्या चाहिए, उसे अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अर्थात पैसा कहाँ से आएगा, खजाने से। खजाने में कमी के कारण उसने क्या किया, करों की दरों को बढ़ा दिया, जिससे विद्रोह की शुरुआत हुई। क्योंकि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और पहले 2 स्टेट, फर्स्ट और सेकंड, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करते थे। टैक्स पे करने का काम थर्ड स्टेट का ही था और थर्ड स्टेट ने ही इस आदेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्टेट्स देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी लोग 3 समूहों में विभाजित थे। फर्स्ट स्टेट जिसमें पादरी लोग आते हैं जो चर्च में चर्च का काम देखते हैं। सेकंड स्टेट में कुलीन लोग आते हैं, अर्थात राजा के मंत्री और उनके जो भी वंश से संबंधित लोग होंगे। थर्ड स्टेट में सामान्य लोग जितने भी बच गए फर्स्ट और सेकंड के अलावा, वो सारे थर्ड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट में कौन थे, पूंजीपति, अर्बन वर्कर्स और पीजेंट्स। कानूनी रूप से पहले 2 वर्गों को कई सारी विशेषाधिकार थे, विशेषता उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। आइए अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट को। फर्स्ट स्टेट में हम देखते हैं यह कुल जनसंख्या का सिर्फ और सिर्फ 1% था, जो 2 समूहों में बटा हुआ था।
उच्च और निम्न समूह। पादरी उच्च समूह में आर्च बिशप, बिशप, महंत आदि शामिल थे। रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति के कारण यह लोग अधिकांश करों से मुक्त थे। ये अपने बड़े बड़े महलों में विशेषाधिकार विलासतापूर्ण जिंदगी जीते थे। इनका समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। निम्न वर्ग में गांव में छोटे छोटे जो महंत, जो पूजा कराने वाला काम होते हैं, वो लोग शामिल थे, जिनका जीवन स्वाभाविक है इतना विलासतापूर्ण नहीं रहा होगा जितना उच्च वर्ग के क्लर्जी ग्रुप का था। आइए अब देखते हैं हम सेकंड स्टेट। इसमें कुल 3000 कुलीन परिवार शामिल थे, जिसमें ड्यूक, डचेस, काउंट, काउंटेस, मार्की, मार्किस। पादरी की तरह इन्हें भी विशेषाधिकार मिले हुए थे जो जन्मजात थे। वे चर्च, सेना और सरकार तीनों में सर्वोच्च स्थान रखते थे। साथ ही किसी भी प्रकार का टैक्स भी पे नहीं करते थे। वह फ्रांस में जितनी भी खेती थी उस पर उसका मालिकाना हक, जिसके उसके मालिक लैंडलॉर्ड कुलीन वर्ग के लोग ही थे, और वह किसानों से खेती करने के, उनके खेतों में खेती करने के बदले रेंट वसूलते थे, क्योंकि किसानों को किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं दिया गया था। इसके साथ साथ वे नमक, कपड़ा, रोटी, शराब जैसी आवश्यक वस्तुओं से, इसेंशियल कमोडिटीज से परंपरागत देश शुल्क भी बहुत भारी मात्रा में वसूल करते थे। अर्थात टैक्स तो नहीं देते थे, लेकिन टैक्स के कई सारे माध्यमों से अपना खजाना, अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। कुलीन वर्ग में शामिल कौन था? कुलीन वर्ग में वे लोग शामिल थे जिन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रांस की लड़ाई में मदद की थी, और उन्हीं के ये वंशज थे। ये विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। थर्ड स्टेट देखते हैं। थर्ड स्टेट में 26 मिलियन लोग शामिल थे, जिसमें पूंजीपति, किसान, शिल्पकार इत्यादि शामिल हैं। पूंजीपतियों में आ जाते हैं मर्चेंट्स, सौदागर, मैन्युफैक्चरर्स, विनिर्माण करने वाले, बैंकर्स, डॉक्टर, वकील। इसके अलावा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स इसमें आगे हम आपको बताएंगे कैसे 3 इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत प्रभावित किया है फ्रांसीसी क्रांति को, जिनके नाम थे जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ये लोग कुलीनों के समान ही समृद्ध थे, रिच थे, लेकिन इन्हें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के समान किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं दिया गया था। इस वजह से इनमें एक असंतोष की भावना पनप रही थी। इस थर्ड स्टेट में मध्यम वर्गीय लोगों का ही बोलबाला था, अर्थात अधिक संख्या में थे और ज़्यादा जागरूक थे, क्योंकि वो लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो रहे थे। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का ईयर है, में अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग का सम्मिश्रण हुआ। मध्यम वर्ग के लोगों ने क्रांति, रिवॉल्यूशन का लक्ष्य निर्धारित किया और उसे प्राप्त भी किया, अर्थात उसमें विजय हुए। इस पार्ट 1 में इतना ही फ्रेंड्स। हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे छोटे छोटे पार्टों में स्प्लिट करके पढ़ने का प्रयास करें, तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बताया जा रहा है, अगर आप उतना पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। धन्यवाद।